प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमफी का डेटा आया है मई मंथ का ना, उसमें बताया गया है इक्विटी में जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डेट में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हाइब्रिड फंड्स में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसमें किन किन कैटेगरीज में इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है, किससे निकाला है, ये सब हमें जानना चाहिए। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का करेंटली प्रेफरेंस कहाँ है, कहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, तो इसे डिटेल में जानेंगे। उसके बाद बहुत बड़ा गुड न्यूज़ भी है। हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट एक गुड न्यूज़ तो मैं दे ही देता हूँ, और ये गुड न्यूज़ आया है S&P ग्लोबल की तरफ से। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आप लोगों को पता होगा, S&P ग्लोबल US का वेल नोन, तो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है जिसका वेट हम पिछले काफ़ी समय से कर रहे थे, तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का भी GDP से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है ना। वर्ल्ड में GDP कितना होगा, ग्रोथ मेजर इकोनॉमीज़ में कितना होगा, इंडिया में क्या होगा, तो इसके बारे में भी जानने जा रहे हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एज ऑलवेज, पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टॉपिक पे आते हैं तो देखिए, सबसे पहला तो एमफी का डेटा जान लेते हैं। तो देखिए, एमफी एक तो थोड़ा सा निगेटिव न्यूज़ इसको बोल सकते हैं कि मई मंथ में जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है ना, नेट इनफ्लोज वो घट कर आया है। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेटा है कि मतलब लास्ट मंथ के मुकाबले, दैट इज़ अप्रैल मंथ से अगर कंपेयर करें मई मंथ का, तो नेट इक्विटी इनफ्लो, दैट इज़ इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अबाउट 22% से नीचे गिर गया है, टू बी प्रिसाइज 21.66%। ठीक है, और ये घटकर हो गया है 19,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नेगेटिव हो गया है, सिर्फ है कि पहले के मुकाबले कम इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट डेटा है कि अगर आप टोटल AUM देखें ना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, तो अप्रैल मंथ में वो था 69.99 लाख करोड़, जो कि बढ़कर हो गया है अबाउट 72.20 लाख करोड़। बहुत बड़ा पॉजिटिव है ना। आगे मैं एक डेटा दूंगा कैसे बढ़ा है ये आने वाले अब पिछले कुछ सालों में। और यहाँ पे ऑफकोर्स आप बोलेंगे अरे इक्विटी का तो कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो बढ़ कैसे गया, क्योंकि रिटर्न्स आ रहा है मार्केट में ना। पिछले कुछ महीनों से तो रिटर्न आया है, तो मार्क टू मार्केट गेन्स हुए हैं इक्विटी में, उसके कारण भी तो AUM बढ़ता है ना। तो ऑल्दो इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मार्क टू मार्केट गेन हुआ, उसका फ़ायदा मिला है। ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सिर्फ इक्विटी नहीं होता, इक्विटी है, डेट है, हाइब्रिड है, अगर सबको मिला देना तो टोटल इन्फ्लोज अगर आप देखेंगे, नेट इन्फ्लोज, तो 29,108 करोड़ के आसपास हुआ है मई में। ठीक है, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप SIP देखेंगे, हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर SIP होता है ना। ठीक है, तो SIP अगर आप देखेंगे तो वो 0.21% से बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन बढ़ा है, पॉजिटिव रहा है। ठीक है, तो फ्रेश हाई पे अगेन मई में है 26,688 करोड़। ह्यूज। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा देता हूँ ना, ये जो 70 लाख करोड़, 72 लाख करोड़ इनफैक्ट जो मैं फिगर बोल रहा हूँ ना, AUM पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इंडिया में, तो जब मैंने ना अपना MBA के बाद जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था ना, 9 जून 2008 से मैंने जॉब स्टार्ट किया। मार्च 2008 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM सिर्फ 5 लाख करोड़ के आसपास था। ठीक है, और वो भी मार्च 2009 में गिरकर अबाउट 4.17 लाख करोड़ हो गया था, 17% के आसपास गिर गया था। उस समय बड़ा करेक्शन आया था, आपको याद होगा ना। और उसके बाद फिर से लेकिन तुरंत रिकवर कर गया। मार्च 2010 में ये 6.14 लाख करोड़ हो गया। तो इक्विटी मार्केट ऐसा ही बिहेव करता है, अप डाउन चलता है, वही मीडियम टू लॉन्ग टर्म मोस्टली रिकवर करके अच्छा खासा रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे ना कि इक्विटी में कहाँ पैसा है, कहाँ निकला, डेट में या फिर हाइब्रिड में, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, इससे आपको अच्छे डिटेल्स मिलेंगे कि भाई कहाँ ना ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें, कहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ इक्विटी में, फ्लेक्सी कैप फंड्स ना, 3,841 करोड़। ठीक है, बहुत बड़ा, पहले से घटा है, अप्रैल में और भी बड़ा फिगर था 5,500 करोड़ के आसपास, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा फिगर है। और सेकंड गया है स्मॉल कैप में 3,200 करोड़, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा घटा है, ये भी मतलब अप्रैल में 4,000 करोड़ के आसपास गया था स्मॉल कैप में, उससे घटा है। ठीक है, उसके बाद मिड कैप में भी अच्छा खासा 2,800 करोड़, लार्ज एंड मिड कैप में ऑलमोस्ट 2,700 करोड़, मल्टी कैप में बढ़ा है ना। मल्टी कैप अप्रैल 2,552 करोड़ से ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ मेजर है। और छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट देखिए, ELSS लगातार घट रहा है ना, अप्रैल में भी घटा, में भी माइनस जा रहा है, मतलब पैसा निकाल रहा है नेचुरली ना, टैक्स बेनिफिट वाला अब उस तरह का एडवांटेज रहा नहीं, अब इसीलिए पैसा निकाला जा रहा है।
वैल्यू से भी पैसा निकला है, वैल्यू और कॉन्ट्रा से पैसा निकला है, उसका डिविडेंड यील्ड से पैसा निकला है, मतलब निगेटिव हो रहा है, यहाँ पैसा निकला है, ठीक है, ये सब निगेटिव है। सेक्टर थीमेटिक फंड में 2000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। आइडिया मिलता है, रफ आइडिया मिलता है पैसा कहाँ जा रहा है। और लार्ज कैप्स ना बहुत कम इन्वेस्टमेंट, लाइक पिछले मंथ तो 2600 के आसपास हुआ था करोड़ का, इस बार सिर्फ 1250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है लार्ज कैप्स में, बहुत कम, ठीक है। और अगर आप डेट देखेंगे तो डेट में तो मोस्टली ज़्यादातर पैसा निकला है। लिक्विड फंड तो आपको पता है ना, कॉर्पोरेट्स इन्वेस्ट करते हैं, पैसा की ज़रूरत है पूरा एक बार में निकाल लेंगे, तो 40,000 करोड़ के आसपास निकला है। ओवरनाइट से भी अबाउट 8,000 करोड़ के आसपास निकला है। पैसा इन्वेस्ट कहाँ हुआ है? मनी मार्केट में हुआ है 11,000 करोड़ के आसपास, और कॉर्पोरेट बॉन्ड में ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट हुआ है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। गिल्ड फंड में भी अबाउट 1386 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये सब कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट है। हाइब्रिड फंड्स का भी इंपॉर्टेंट डेटा है ना। हाइब्रिड फंड्स में नेट इन्फ्लोज अबाउट 45.74% से बढ़ा है, ठीक है, नेट इन्फ्लोज, ठीक है। 20,765 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आर्बिट्राज फंड ऑफकोर्स वहाँ ही सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, 3.18% से बढ़ा है ये। अबाउट 15,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है आर्बिट्राज में, ठीक है, क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिलता है यहाँ ना, तो रिटर्न भी ठीक ठाक आ रहा है, इक्विटी की तरह टैक्सेशन है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मल्टी एसेट फंड्स में भी 39% का जंप आया है, 2,926 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। मल्टी एसेट मीन्स इक्विटी, डेट, गोल्ड सभी जगह वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और डायनेमिक एसेट एलोकेशन, जिसे हम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी बोलते हैं, वहाँ भी ऑलमोस्ट 29% का जंप आया है ना, 1,136 करोड़। देखिए इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है ना कि देखिए लोग भी समझते हैं कि भाई मार्केट में रिटर्न अच्छा खासा आया है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत वोलाटाइल रहेगा। मार्केट का रिटर्न देखेंगे, लास्ट ईयर तो आपको पता है कुछ महीना बिल्कुल डाउन था, ठीक है। जैन में निफ्टी 50 का रिटर्न देखेंगे तो इस जैन में इस साल के 0.58% से नेगेटिव रहा। फरवरी में तो 5.89% से गिर गया, लेकिन उसके बाद मार्च 6.3% से ऊपर गया, अप्रैल में 3.46% से ऊपर गया, और मई में भी 1.71% से ऊपर गया, ठीक है। तो लास्ट फ्यू मंथ्स तो मार्केट्स के लिए अच्छा रहा है ना। मई में कुछ निगेटिव्स आ गया, कुछ बड़ा निगेटिव, जैसे सबसे बड़ा तो ट्रंप के कारण ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं ना कि भाई ट्रेड वॉर चल रहा है तो पता नहीं क्या होगा, तो वो एक बहुत बड़ा इशू आया, ठीक है। उसके बाद रिटर्न्स थोड़ा अच्छा आ गया था, ठीक है, मार्च में भी आ गया, अप्रैल में भी थोड़ा रिटर्न आ गया, तो उसके कारण प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ कि भाई रिटर्न आ गया, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो टेंशन हुआ, तो इसके कारण ही थोड़ा इक्विटी में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन रिलेटिवली थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई कंसर्न तो है नहीं ना, इक्विटी मार्केट तो इसीलिए SIP कंटिन्यू कर रहे हैं लोग, बड़ा इन्वेस्टमेंट लमसम थोड़ा कम कर। अब कुछ पॉजिटिव बात पे आते हैं, तो वो है S&P ग्लोबल का रिपोर्ट, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट आया है उसमें वो जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज हैं मार्केट कैप वाइज ना, और कुछ अनलिस्टेड कंपनीज है, फर्म्स हैं, उनको वो फॉलो करते हैं, और उन्हीं के डेटा के आधार पे ये बोला जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में ये जो कंपनीज़ हैं इंडिया की, वो 800 से लेकर 850 बिलियन US डॉलर्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रही हैं, और ये जो अमाउंट है वो लास्ट 5 ईयर के मुकाबले डबल है, ठीक है। तो ये 2030 तक बोलें कि इतना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होने जा रहा है। जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए साबुन बनाती है, सोप बनाती है ना, तो मान लीजिए 100 सोप बनाने का उसका कैपेसिटी है, ठीक है, और वो बना रही है 80 सोप ही, ठीक है। तो यहाँ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बोलेंगे 80, ठीक है। तो जब भी आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अबाउट 80% या उससे ज़्यादा होने लगता है ना, तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि कंपनीज नया फैक्ट्री सेटअप करेंगी, सर्विसेज का कंपनी है तो और ज़्यादा हायरिंग करेगा ना, ज़्यादा लोगों को लाएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 80% से ज़्यादा जब आपका हो जाता है ना, मतलब कि डिमांड पिकअप पकड़ रहा है, ठीक है। और जब भी आप नया फैक्ट्री सेटअप करेंगे, नया प्रोडक्शन लाइन सेटअप करेंगे, उसमें टाइम लगता है ना, कभी कभी तो कुछ साल लग जाता है। तो आपको पहले से स्टार्ट करना होगा कि भाई 80% पहुँच चुका, आने वाले समय में जल्दी ये 90% पहुँचेगा, कभी कभी हो सकता है 100% के आसपास पहुँच जाए, और उस समय आपके पास अगर कैपेसिटी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगा ना। इसीलिए पहले से सेटअप कर लिया जाता है कि भाई 80% क्रॉस कर गया, अब हम अपना जो भी प्रोडक्शन है कैपेसिटी उसको बढ़ा लें, ताकि आने वाले समय में जब डिमांड और बढ़ेगा तो उस डिमांड को हम फुलफिल कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से इसको देखना चाहिए। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में तो हमेशा मैं आपको अपडेट करता हूँ। इंडिया में अगर आप देखें ना, तो फर्स्ट क्वार्टर 2025 में इंडिया में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक
ठीक है, 75.30% हो गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 74.70% था, तो बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। आने वाले समय में ऑफकोर्स ये 80% के आसपास भी जाएगा। हाईएस्ट अगर आप देखेंगे ना तो वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2011 में था 83.20%। हाँ, उस समय बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी भी 75% हम क्रॉस कर गए हैं। तो इसीलिए, और प्लस डिमांड पिकअप पकड़ रहा है ना इंडिया में, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट ने टैक्स कट हुआ, फिर आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी डाला जा रहा है, रेट कट्स हो रहा है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में डिमांड पिकअप पकड़ेगा, क्योंकि रूरल कंजम्पशन ऑलरेडी ठीक ठाक है, अर्बन कंजम्पशन भी मोस्टली है कि आने वाले समय पिकअप होगा, डिमांड आएगा। कंपनीज इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान देने जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि अगर कंपनीज कैपिटल एक्सपेंडिचर करती हैं ना तो हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, कभी कभी निगेटिव होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कंपनी पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है ना। अगर वो पैसा सही तरीके से खर्च नहीं किया गया तो कंपनी को आने वाले सालों में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पैसा खर्च करे, सही बात है, लेकिन उसको आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, और जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं उस पर किस तरह का आप रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लो, यहाँ भी S&P का बोलना है कि मोस्टली जो भी पैसा इन्वेस्ट होगा उसका जो आउटकम होगा पॉजिटिव होगा, उसका क्रेडिट प्रोफाइल पे इन कंपनीज़ का नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी जो भी पैसा खर्च करेंगी वो अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो से खर्च करेंगी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ का जो बैलेंस शीट है इंडिया में वो बहुत अच्छा है। उनके पास इतना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कि वहाँ से ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाएंगे। लेकिन हाँ, पावर सेक्टर के बारे में उनको बोलना है कि पावर सेक्टर में देखिए बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होने जा रहा है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे कंपनीज़ को बाहर से पैसा रेज करना होगा। बाहर से मीन्स इंडिया में जैसे डोमेस्टिक मार्केट ना, बॉन्ड्स इशू करेंगे या बैंक से कुछ लेंगे, इस तरह से उन्हें पैसा रेज करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पावर सेक्टर में होगा, वो भी रिन्यूएबल सेक्टर्स में, ठीक है। और उसके बाद बोल रहे हैं कि एयरलाइंस में भी अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर होने का उम्मीद है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। हम लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे थे ना कि गवर्नमेंट की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर से जिस तरह का उम्मीद है नहीं हो रहा है। तो उस फ्रंट पे बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर ये भी पिकअप पकड़ ले, ठीक है, तो वहाँ से आप बिल्कुल मानेंगे कि इंडिया का जो जीडीपी है आने वाले समय में इम्प्रूव करेगा, कंपनीज़ का जो अर्निंग ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो भी इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव न्यूज़ है। वर्ल्ड बैंक देख लेते हैं, उसके रिपोर्ट में क्या बोला गया। वर्ल्ड बैंक का बोलना है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो जीडीपी ग्रोथ है ना, वो पिछले डिकेड से लगातार कम होता जा रहा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का अगर आप 2000 में ना, पूरे डिकेड में अगर आप जीडीपी ग्रोथ रेट देखेंगे तो अबाउट 6% के आसपास था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद 2010 के डिकेड में अगर आप देखेंगे तो ये घटकर हो गया 5%, और अभी जो 2022 का समय चल रहा है ना, तो इस समय ये घटकर हो गया 4%। 6% से 5% और 5% से 4%, बहुत तेज़ी से कम हुआ है, ठीक है। और इस साल का और नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्शंस आप देखेंगे ना कुछ मेजर कंट्रीज़ में, तो यूएस का बोला गया है कि भाई पहले प्रोजेक्शन था कि 2.3% से ग्रो करेगा यूएस, लेकिन अब ट्रंप ये जो कुछ कर रहे हैं उसके कारण अगर यूएस 1.4% से भी ग्रो कर ले तो उसे अच्छा माना जाएगा। तो मोस्टली ये 2.3% से घटाकर 1.4% कर दिया गया जीडीपी ग्रोथ रेट, मतलब प्रोजेक्टेड है ऑफकोर्स इस साल का, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर बोला गया है कि यूएस अबाउट 1.6% से ग्रो करेगा। कहाँ से कहाँ पहुँच गया ना, यूएस हम लोग 2.5% का बात बोलते थे, प्लस बोलते थे कि और कुछ पॉजिटिव हुआ तो इवन 3% के आसपास चला जाए, वो मतलब 1.5% आ गया है, ठीक है। तो कटसी ट्रंप। उसके बाद चाइना देखें तो चाइना बोला गया है कि इस साल अबाउट 4.5% से रफली ग्रो करेगा, और नेक्स्ट ईयर ये और घट जाएगा, अबाउट 4% के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो सभी जगह प्रॉब्लम ही है। जापान तो खैर उसका तो ग्रोथ कुछ भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस साल बोला गया 0.7% के आसपास, नेक्स्ट ईयर अबाउट 0.8% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रहेगा। इंडिया का भी ग्रोथ थोड़ा घटाया गया है, 6.5% पहले उन्होंने बोला है, उसको घटाकर 6.3% बोला गया है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट ईयर वो बोले हैं कि इंडिया का ग्रोथ थोड़ा बढ़ेगा, 6.5% आएगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये जो भी ग्रोथ घटाया गया है, मोस्टली जो ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं वर्ल्ड में ना, इंडिया के बारे में यही बोला गया है कि भाई इंडिया का एक्सपोर्ट हिट होगा ट्रेड वॉर के कारण, तो एक्सपोर्ट हिट होगा, उसके कारण जीडीपी थोड़ा कमेगा, इसीलिए थोड़ा सा घटाया गया, ठीक है। और वर्ल्ड में भी ज़्यादातर कंट्रीज़ में इसी के कारण प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर ये जो ट्रेड इश्यूज़ चल रहे हैं, जुलाई में अगेन ये फिर से वापस आने वाला है, तो अगर यहाँ कुछ रेजोल्यूशन मिलता है तो उसके कारण पूरे वर्ल्ड में जीडीपी ग्रोथ में पॉजिटिव असर पड़ेगा, और इंडिया पे भी पॉजिटिव असर पड़ेगा, ठीक है। इसको इस तरह से देखें। ओवरऑल वर्ल्ड का अगर ग्रोथ देखेंगे ना तो 2.7% प्रोजेक्ट किया था जैन में वर्ल्ड बैंक ने, अब उसे घटाकर सिर्फ 2.3% कर दिया गया है। तो सभी जगह प्रॉब्लम आ रहा है पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ पे अगर इंडिया
ना रिलेटिवली थोड़ा बहुत ग्रोथ ला पाता है तो उसे बुरा नहीं मानेंगे, उस सभी जगह हालात खराब हैं। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।